भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की गारंटियां, ये सारी बातें आपने कई बार बीजेपी को मंच से बोलते हुए सुना होगा, खासकर पीएम मोदी द्वारा। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र से आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इन सारी बातों की, इन सारे दावों की एक पोल सी खोल कर रख दी है और एक बार फिर से बीजेपी को सवालों के घेरे में लेकर आ गई है। और वो सवाल जो लगातार विपक्ष बोलता भी आया है और करता आया है कि बीजेपी में जाने के बाद क्या बीजेपी में कोई ऐसी वॉशिंग मशीन है, क्या बीजेपी के पास कोई ऐसी वॉशिंग मशीन है, कोई ऐसा डिटर्जेंट है, कोई ऐसा लिक्विड है कि वो जो भी भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाता है वो साफ सुथरी एक छवि बनाकर बाहर आ जाता है और फिर सत्ता में राज करता है। क्या है वो खबर, वो मैं आपको बताऊंगी। इस पर आज हम किस तरह से बीजेपी लगातार जो है इसको लेकर लोगों के बीच जाकर लोगों को बेवकूफ बनाती है, आज इसकी भी मैं पोल पट्टी खोलूंगी। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। दरअसल महाराष्ट्र की मैं बात कर रही हूं क्योंकि आज महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर आई है, जिस तरह से मैंने पहले बताया है कि विपक्ष को एक बार फिर से मुखरता से बोलने का उन्होंने एक पॉइंट दे दिया है और लगातार विपक्ष अब बोल भी रहा है, क्योंकि पहले भी बोलता आया था, एक बार फिर से वो बोल रहा है कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि आखिर भ्रष्टाचारी जब वहां जाते हैं तो उन पर जो दाग होते हैं वो पूरी तरह से धुल जाते हैं। पहले मैं आपको खबर बता देती हूँ। दरअसल आज क्या हुआ है, जो अजीत पवार है, जो महाराष्ट्र के हाल ही में डिप्टी सीएम बने हैं दोबारा से, उन पर एक केस था और केस था 1000 करोड़ की जो संपत्ति थी, जो बेनाम संपत्ति बताई जा रही थी, वो अजीत पवार की है। इसको लेकर जो है आईटी ने 2021 में छापेमारी की थी और उस दौरान ये केस दर्ज किया गया था और अजीत पवार का नाम भी इसमें शामिल था, उनकी पत्नी का नाम भी इसमें शामिल किया गया था और बेटे के नाम पे भी संपत्तियां थी, उसका नाम भी शामिल किया गया था। और अब सबसे बड़ी खबर ये है, जिसको सुनकर आपको भी अचंभा होगा और हमें तो हुआ ही है, और सबसे बड़ी खबर ये हो जाती है कि अब अजीत पवार को जो बेनामी संपत्तियां थी, जिनमें उनका नाम आ रहा था, उनके परिवार का नाम आ रहा था, उसको लेकर जो है उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। 1000 करोड़ की जो बेनामी संपत्तियां थी, जिसको लेकर अजीत पवार पर केस भी चल रहा था 2021 में, अब उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि क्लीन चिट देते हुए अब सवालों में आईटी भी आ गई है। आईटी इसलिए आ गई है क्योंकि आईटी, जब ये केस जो है, जब छापेमारी की गई थी, उस दौरान जो है, जब ये केस जो है कोर्ट पहुंचा, ट्रिब्यूनल आईटी कोर्ट पहुंचा था, तो उस दौरान जो है कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन फिर से ये केस दर्ज करवाया गया और इस पर पुनर्विचार याचिका खुद आईटी ने डाली थी। और अब इसी को लेकर एक बार फिर से जब सुनवाई होती है तो क्लीन चिट मिल जाती है। और सवालों के घेरे में आईटी क्यों आ जाती है वो मैं आपको बता रही हूँ। सवालों के घेरे में आईटी इसलिए भी आ जाती है क्योंकि अब सवाल ये इसलिए उठ रहे हैं कि भैया अगर सच में ही सबूत थे तो फिर उस समय साबित, क्योंकि केस गया है वहां पर, सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं आईटी से बार बार कि अगर कुछ सबूत रहे होंगे तभी तो छापेमारी हुई है। और सबसे मेन चीज, जब ट्रिब्यूनल कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी, फिर आप लोगों ने क्यों दोबारा से इस पर पुनर्विचार याचिका डाली थी? कहीं ना कहीं आपके पास कोई सबूत तो रहे होंगे तभी आपने पुनर्विचार, ऐसे तो है नहीं किसी और ने डाली हो पुनर्विचार याचिका, आप लोगों ने खुद पुनर्विचार याचिका डाली और उसके बाद जो है अब ये कह दिया कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ये कोर्ट ने कहा है और आईटी के द्वारा भी कहा गया है कोर्ट में। उसके बाद ये फैसला सुनाया गया और क्लीन चिट दे दी जाती है। तो ये सारी चीजें हुई हैं और अब जो है आईटी, जब मैं बात कर रही हूं क्योंकि आईटी ने उस समय ट्रिब्यूनल कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली थी और उस समय ये कहा था कोर्ट को कि आप एक बार फिर से इस पर विचार कीजिए और फिर इस पर जो बात बार बार मैं कह रही हूं, क्योंकि जिस डेट को ये याचिका डाली गई थी
उस दौरान ये हुआ था कि अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा पूरा ये जो याचिका डाली गई है, पहले मैं आपको डेट बता देती हूँ। वो डेट कौन सी थी? 5 नवंबर को ये पुनर्विचार याचिका डाली गई थी। 5 नवंबर, इस डेट को आप समझिए। 5 नवंबर ये वही डेट है जब महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा हो रहा था। उससे पहले ये भी याद रखिएगा, पुनर्विचार जब माफ कीजिए, जब ट्रिब्यूनल कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी, उसके बाद जो है फिर आईटी कोर्ट में जाती है 5 नवंबर को और उस दौरान पुनर्विचार याचिका डालती है। ये उस समय डाला जाता है जब महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा हो रहा होता है। सीटों के बंटवारे के साथ साथ जब अजीत पवार गुट जो है इस बात पर अड़ जाता है कि उन्हें सबसे ज्यादा सीटें चाहिए। फिर अंदर ही अंदर बीजेपी और अजीत पवार के बीच में कुछ बातें होती हैं और उसी दौरान जो है ये केस फिर से ओपन किया जाता है, रीओपन किया जाता है। कोर्ट में याचिका दायर की जाती है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। और फिर जो है अजीत पवार गुट जो है बैकफुट पर आते हैं। वो उन सीटों पर भी मान जाते हैं जो बीजेपी उन्हें देना चाहती थी। सबसे कम सीटें उन्हें दी गई थी गठबंधन में, महाराष्ट्र में, और वो उस पर मान भी जाते हैं। और फिर जब सरकार बनती है, जब महायुति दोबारा से महाराष्ट्र में आती है सत्ता में, तो उस दौरान भी अजीत पवार कोई बड़ी डिमांड नहीं करते। चुपचाप जो बीजेपी कहती जाती है चुपचाप उसे सुनते जाते हैं। और अब तो ये बातें भी होने लगी है कि अजीत पवार की चुप्पी के पीछे यही वो केस था कि एक तोहफे के तौर पर ये उन्हें दिया गया है। शायद इसी को लेकर अजीत पवार चुप भी थे और सारी बातें सहन भी कर रहे थे। ऐसे राजनीतिक गलियारों में ये बातें चलनी शुरू हो गई है। जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं, दबी आवाज में अब यही बातें होने लग गई हैं कि अजीत पवार को अपनी चुप्पी साधने को लेकर ये तोहफा उनकी तरफ से दिया गया है। क्योंकि जैसे ही डिप्टी सीएम बने उसके अगले ही दिन जो एक बड़ा केस उन पर चल रहा था उसको लेकर भी क्लीन चिट मिल जाती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने क्लीन चिट दी हो। इससे पहले भी ऐसे कई केस हुए हैं जिस पर क्लीन चिट दी गई है, जैसे कि सिंचाई घोटाला था। 2018 में ये केस उजागर हुआ और उसके बाद जो है अजीत पवार फिर इसमें फंस जाते हैं। और फिर जो है अजीत पवार का नाम जब आता है और जब उस दौरान वो है शरद पवार के साथ थे, और जैसे ही वो शरद पवार का साथ छोड़कर एनसीपी तोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं, उसके अगले ही साल जो है उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। एसीबी जो है उन्हें क्लीन चिट दे देते हैं। एसीबी ने सिर्फ उन्हें इसी जो सिंचाई घोटाला है उसी को लेकर इसी मामले में ही क्लीन चिट नहीं दी थी। इसके अलावा भी 9 और केसेस थे जिन्हें बंद कर दिया गया, जिनकी फाइलें बंद कर दी गई या फिर उन्हें क्लीन चिट मिल गई। और एसीबी ने क्या कहा उस दौरान आपको वो भी बता देती हूँ। एसीबी ने कहा कि अजीत पवार की संलिप्तता ही नहीं थी इसमें, जिसमें अजीत पवार का नाम 2018 में चला और जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं उसके बाद एसीपी की तरफ से ये बयान सामने आता है क्लीन चिट देते हुए कि उनकी कोई संलिप्तता नहीं थी, उनकी कोई भूमिका नहीं पाई गई। और थोड़ा समझिएगा इसे, क्योंकि ये 23 नवंबर 2019 में जैसे ही वो आते हैं शपथ लेने के लिए, उससे पहले 1-2 दिन पहले ही ये क्लीन चिट मिलती है उन्हें। 23 नवंबर 2019 की मैं बात कर रही हूं, जब वो डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेते हैं और उससे 2 दिन पहले ही एसीबी उन्हें क्लीन चिट दे देती है। और सिर्फ इसी मामले में नहीं, जितने भी उन पे मामले चल रहे थे, 9 और ऐसे मामले थे जिनको लेकर उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है, उनकी फाइलें बंद हो जाती हैं और एसीबी कहती है कि उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई है, उनकी कोई भी भूमिका उसमें नहीं थी। और इसी के साथ ही उस समय भी ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि डिप्टी सीएम बनना था, इसलिए वो रास्ता क्लियर किया गया उनका। क्योंकि भ्रष्टाचार का अगर वो टैग लगाकर साथ में आते तो फिर बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो जाती। हालांकि वो टैग था उनके साथ, लेकिन फिर भी एक क्लीन चिट से क्या हुआ, वो रास्ता साफ हो गया डिप्टी सीएम बनाने को लेकर। डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली और एक और बार फिर से जब डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हैं वो अब फिर से उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। और क्लीन चिट जो है उन्हें देते हुए
जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है उन्होंने कहा कि आईटी की तरफ से ऐसा कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है। आदेश सुनाते हुए क्या कुछ कहा है मैं जरा पूरी तरह से आपको बता देती हूँ। ट्रिब्यूनल कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, उन्होंने कहा कि संपत्तियों को लेकर कोई भी गैर कानूनी हेरफेर होने का सबूत आईटी डिपार्टमेंट पेश नहीं कर पाया है और बेनामी लेन देन की बात भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। सभी ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम के जरिए हुए हैं, तो यानी कि कोई भी सबूत नहीं मिला है, इसलिए क्लीन चिट ट्रिब्यूनल कोर्ट ने उन्हें दे दी। तो जैसा मैंने पहले सवाल पूछा कि अगर क्लीन चिट पहले ही, क्योंकि ट्रिब्यूनल कोर्ट ने ऐसा नहीं है कि इस बार ही क्लीन चिट दी हो, पहले भी क्लीन चिट दे दी गई थी, फिर अचानक से 5 नवंबर को ऐसा क्या हो जाता है कि आईटी फिर से इसको लेकर पुनर्विचार याचिका डालती है कोर्ट में और फिर से केस ओपन करने की बात होती है, फिर से इस पर सुनवाई शुरू हो जाती है। तो क्या एक डराने का प्रयास किया गया था? ये सारे सिनेरियो को देखते हुए बता रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, सिनेरियो जो है उसको देखते हुए आपको बता रहे हैं चीजें। हालांकि एक दूसरे से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं वो तो खैर जांच होगी, वो पता चल जाएगा, लेकिन वैसे अगर देखा जाए जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो आपको सामने मैं रख रही हूँ राय, क्योंकि सारी चीजें थोड़ा आप घटनाक्रम को समझिएगा तो थोड़ा ज्यादा आपको समझ में इसमें आएगा कि किस तरह से जो पहले भी जो 70,000 करोड़ का जो सिंचाई घोटाला होता है उसमें क्लियरेंस मिल जाता है, 9 और केसेस ऐसे थे जिसमें क्लियरेंस मिल जाता है। मतलब कि एक तरह से विपक्ष अब दोबारा से यही कह रहा है कि जैसे जैसे बीजेपी में कोई भी शामिल होता है वो तुरंत ही उसके साथ भ्रष्टाचार को वो जो दाग होता है वो पूरी तरह से धुल जाता है। ये बातें खुलकर विपक्ष बोलता भी आया है और कह भी रहा है। वहीं पर आपको कुछ वीडियो भी मैं दिखा रही हूं कि किस तरह से पहले बीजेपी एनसीपी को नेशनल करप्शन पार्टी कहती थी। अजीत पवार पर खुद, चाहे वो फडणवीस हो चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर किस तरह से बयान दिए थे वो आपको दिखा रही हूं, मैं स्क्रीन पर सुना रही हूं मैं आपको। पहला आप ये बयान सुनिए किस तरह से फडणवीस कहते थे कि वो एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे और जैसी ही हमारी सरकार आएगी, 2019 की बात है, जैसी ही हमारी सरकार आएगी तो हम उस दौरान जो है अजित पवार चक्की पीसिंग। पहले आप ये बयान सुनिए। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग, अजितदादा चक्की पिसिंग, अजितदादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। इसके बाद तो यानी आपने देखा किस तरह से यहाँ पर जो है चीजें कही जाती हैं कि पहले चक्की पीसिंग, यानी कि जब तक आप सत्ता में नहीं है तब तक विपक्ष को घेरना है और जैसे ही आप को लगता है कि सत्ता में रहने पर इनका साथ भी जरूरी है तब उन्हें साथ लाया जाता है और उसके बाद जो है वो जो भ्रष्ट वाला वो एक दाग रहता है वो भी खत्म कर दिया जाता है, उन्हें फिर व्यवहारिक आदमी कह दिया जाता है। खुद देवेंद्र फडणवीस अब अजीत पवार को व्यवहारिक आदमी कहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी जो लगातार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर घेरने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि मोदी यानी कि भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी, वो ये बातें बोलते हैं। और उनका एक बयान ये भी सुना देती हूं मैं, जब वो खुद विपक्ष को लेकर कहते थे, जब उन्होंने गारंटी शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया था तो उन्होंने कहा था कि विपक्ष यानी कि भ्रष्टाचार की गारंटी, विपक्ष यानी काले धन की गारंटी, तो ये सारी बातें उन्होंने कही थी। एक बार आप भी सुनिए। गारंटी है भ्रष्टाचार की, ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। तो जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल अब ये ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पर ये लाइन बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि पहले जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर कहा जाता था, लेकिन अब जब भ्रष्ट नेता लगातार बीजेपी में आ रहे हैं, उनके केसेस बंद कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, क्लीन चिट मिल जाती है और
अजीत पवार को लेकर जिनकी मैं बात करी थी, जो 1000 करोड़ का जो उन पर केसेस थे, जिसमें कि उन पर सतारा में उनकी शुगर मिल भी थी, गोवा में रिजॉर्ट भी था, दिल्ली में फ्लैट था, सबको सीज कर दिया गया था। अब जो ये बेनामी संपत्ति जो ये बताई जा रही थी, इसको लेकर क्लीन चिट मिल गया उनको और उनके परिवार को। तो देखा आपने किस तरह से राजनीति में शब्द भी बदल जाते हैं और फायदे के साथ साथ महत्व भी बदल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का प्रयास करती है, वो खुद ही इसके घेरे में आती जा रही है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही फिलहाल में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर किस तरह से बीजेपी पर सवाल खड़े हो गए थे, फडणवीस पर सवाल खड़े हो गए थे, गौमांस को लेकर, जिस बीफ को लेकर बीजेपी विरोध करती है, उन्हीं को लेकर एक खुलासा हुआ था कि बीफ कंपनियों ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है बीजेपी को। फडणवीस का नाम भी इसमें सामने आया था, उसको लेकर कोई जांच नहीं होती है। इसके अलावा कोई भी मंत्री उनके अगर सामने आते हैं, जैसे हाल ही फिलहाल में भी हुआ था महाराष्ट्र में, जाना माना नाम थे, बीजेपी के नेता थे, जब वो पैसों के साथ पकड़े जाते हैं तो उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। मतलब जितने भी चीजें अगर देखी जाए, जितने भी नेता हैं जो बीजेपी के हैं, उन्हें क्लीन चिट तुरंत मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात ये एक ही लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी और लिस्ट हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके अलावा भी कौन कौन से लिस्ट हैं जिनको क्लीन चिट मिल गई है, जो पहले जिन पे ईडी, आईटी की रेड और सीबीआई तक की रेड पड़ती थी, केसेस खोल दिए गए थे और अचानक से जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, उनके केस बंद कर दिए गए या फिर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई, या फिर उनकी कभी कभी तो केस की फाइलें ही खो जाती हैं। ये सारी चीजें होती हैं। आप पेमा खाडू 2000 करोड़ का घोटाला था, बता रही हूँ कितने कितने जो अब बीजेपी में शामिल हुए हैं उन पे कितने कितने के घोटाले हैं। जनार्दन रेड्डी 35,000 करोड़ का घोटाला था। अजीत पवार पर सिंचाई घोटाला, जैसे मैंने बताया, क्लीन चिट मिल गई है। हसन मुशर्रफ 1500 करोड़ का घोटाला उन पर। रघुवर दास टी शर्ट घोटाला है। प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया घोटाला, इसके अलावा भी कई घोटालों में नाम है, आरोप है उन पर सभी पर। और शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाले में उनका नाम आया था सामने। शुवेंदु अधिकारी शारदा घोटाले में उनका नाम सामने आया। हेमंत बिस्व शर्मा शारदा घोटाले में उनका नाम सामने आया था। नारायण राणे लैंड घोटाले में उनका नाम सामने आया था। तो लिस्ट इतनी लंबी है कि अभी मैं बताने बैठूं तो शायद समय कम पड़ जाएगा बताते बताते। कितने सारे ऐसे नेता हैं जो पहले किसी और पार्टी में थे, उन पर घोटाला मतलब उनमें घोटाले का मतलब घोटाले में उनका नाम आता है, उसके बाद जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो फिर या तो उनकी फाइल, जैसे मैंने पहले कहा, या तो उनकी फाइल खो जाती है या फिर उनका नाम ही नहीं उसमें होता है, या तो ऐसी चीजें होने लगती है कि उन्हें क्लीन चिट किसी ना किसी तरह से दे दी जाती है। ऐसा ही अजीत पवार के केस में भी हुआ है। तो यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बीजेपी मुखर होकर बोलती तो है, लेकिन वहीं पर जब बात भ्रष्ट नेताओं की आती है, जो आरोप उन पर भ्रष्टाचार के लगते हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो अन्य नेता हो जिनकी लिस्ट मैंने आपको बताई है, तो इनके लिए बीजेपी मेहरबान हो जाती है और उसी के साथ ही जो एजेंसियां होती हैं वो भी उन्हें क्लीन चिट दे देती है, यहां तक कि कोर्ट भी उन्हें क्लीन चिट दे देता है। और क्योंकि अजीत पवार की मैं बात कर रही हूं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पहले भी, चाहे वो अभी की बात हो, अभी 1000 करोड़ का जो ये उन पर घोटाले का आरोप था, जिनके में उनके परिवार के साथ साथ उनका नाम भी शामिल किया गया था, अब आईटी ने उनको क्लीन चिट दे दी है, ट्रिब्यूनल कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। वही कोर्ट जो पहले भी उन्हें क्लीन चिट दे चुका था, लेकिन आईटी ने फिर से पुनर्विचार की याचिका डाली और उसके बाद ये रीओपन होता है ये केस और फिर से उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी फिर से सत्ता में आती है, महायुति सत्ता में आती है, अजीत पवार जब बात मान लेते हैं, उसके बाद जो है अब यही दबी आवाज में बार बार बात हो रही है कि उन्हें तोहफे के तौर पर
ये क्लीन चिट, ये मामला जो है रफा दफा किया गया है। इसी के साथ ही मैंने आपको बताया कि किस तरह से 2018 में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज होता है सिंचाई घोटाले को लेकर। इसके अलावा भी 9 और केसेस ऐसे सामने आ जाते हैं जिसको लेकर मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन फिर जब वो बीजेपी के साथ जाते हैं उसके बाद जो है सभी केसों में उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है, केसेस बंद हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं है, अजीत पवार पर पहली बार बीजेपी मेहरबान नहीं हुई है। मैं बीजेपी की बात क्यों कर रही हूं, मैं खुद उन पर यह आरोप नहीं लगा रही हूं, लेकिन अजीत पवार खुद ये बात कबूल कर चुके हैं कि पुराना वीडियो आपको अभी दिखाने वाली हूं कि किस तरह से अजीत पवार ने जब अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद जो है 10,000 करोड़ का जो उनका टैक्स है वो माफ कर दिया जाता है। इनकम टैक्स लगातार इसको लेकर अजीत पवार से जो है इस मामले में पड़ताल भी कर रही थी, बात भी कर रही थी, लगातार छापेमारी हो रही थी। उसके बाद जो है टैक्स को लेकर बातें सामने आती हैं। उसके बाद अजीत पवार का ये वीडियो सामने आता है जिसमें वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अजीत पवार माफ कीजिएगा अमित शाह से मुलाकात के बाद इनकम टैक्स वाले भी शांत हो जाते हैं और ये जो 10,000 करोड़ का ये जो इनकम टैक्स होता है वो माफ कर दिया जाता है। ये वीडियो देखिए। आपल्यावर इन्कम टॅक्सची टांगती तलवार होती, 10,000 कोटी रुपयाची होती। जर कधी इन्कम टॅक्स वाल्यांनी ठरवलं असतं तर खाती सीज केली असती, आपले नाके नऊ आलं असतं, परंतु अमित शहांना भेटून ते सगळं 10,000 कोटीचं कर्ज 20-25 वर्ष ते टॅक्स इन्कम टॅक्स माफ झाला नाही, पण मोदी साहेबांनी तो माफ केला, आपल्या अमित शहांनी माफ केला। अमित शहांना मग आम्ही भेटलो। तो देखा आपने किस तरह से जो है बीजेपी लगातार अजीत पवार पर मेहरबानियां भी करती रही है और इन मेहरबानियों का ही नतीजा है कि बीजेपी इस बार जब महाराष्ट्र में सीटें मांगती है, ज्यादा सीटों की बात करती है, अपनी बातें मनवा लेती है अजीत पवार से, मंत्रालय को लेकर हो चाहे उस पर भी अजीत पवार चुपचाप बातें मान लेते हैं। तो क्या यही वो कारण थे कि अजीत पवार चुप्पी साधे रहते हैं और उसके बाद जो है डिप्टी सीएम की जैसे ही पद की शपथ लेते हैं उसके बाद एक बड़ा तोहफा, एक राहत भरी खबर उन्हें दे दी जाती है कि 1,000 करोड़ का जो उन पर घोटाले का आरोप था उससे भी उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। तो वही चीजें हैं, एक तरह से दोबारा से उनका नाम सामने आया तो अब लोग यही दबी जुबान में यही कह रहे हैं कि भैया जो इतनी समय से चुप्पी साधी हुई थी, जो मंत्रालय उन्हें चुपचाप मिल रहा था उसमें उन्होंने हामी भर दी, सीट जो भी मिली उन्होंने हाँ कर दी, जो इतने समय से एक वो पेशेंस लेके चल रहे थे, एक गम का घूंट पीकर चल रहे थे, अब उसी का तोहफा जो है बीजेपी ने उन्हें दे दिया है। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में जरूर कमेंट करें और हाँ वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और हाँ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।